क्या भारत और कनाडा के रिश्ते में 3 साल के भारी तनाव के बाद अब नए जियोपॉलिटिकल ऑर्डर और अपने अपने देशों की जरूरत को देखते हुए फिर से दोस्ती हो रही है? इस एडिटोरियल में समझते हैं कि क्या रीजन है जो इंडिया और कनाडा वापस से करीब आ रहे हैं और इसके क्या फायदे हैं। इंडिया और कनाडा का रिश्ता बहुत सीवियरली डैमेज हो गया था 2023 में, जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उस समय के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पब्लिकली इंडिया पे ये आरोप लगाया था कि जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरजीत सिंह निज्जर कनाडा में रहता है, इंडिया ने उसे कनाडा में मरवाया है, उसकी हत्या करवाई है। इसके साथ ही इंडिया ने भी कंसर्न रेस करे थे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कनाडा में रह के इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं, उनको लेके उस समय काफी तनाव हो गया था। दोनों देशों ने अपने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए थे और हमारी उनसे किसी भी तरह की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बंद हो गई थी। लेकिन अब डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो वापस से रिज्यूम हो गई है और जो हमारा स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है वो भी अब बढ़ रहा है कई सारे सेक्टर्स में। सो द क्वेश्चन इज कि दोनों देश अब क्यों अपने रिलेशनशिप को अचानक से रिपेयर कर रहे हैं? क्या कनाडा वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? खालिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? हरजीत सिंह निज्जर का केस भी सॉल्व हो गया है? ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश वापस से करीब आ रहे हैं? दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप कब इंप्रूव होना स्टार्ट हुए? जब कनाडा में लीडरशिप चेंज हो गई, मतलब वहां के प्राइम मिनिस्टर बदल गए। जस्टिन ट्रूडो की जगह वहां पे नए प्राइम मिनिस्टर आ गए जिनका नाम था मार्क कार्ने। 2025 में, यानी पिछले साल ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मार्क कार्ने ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 आउटरीच के लिए इनविटेशन दिया था जो कनान्स्किस में था, कनाडा की ही एक सिटी है। G7 आउटरीच मतलब वो समिट जो नॉन G7 कंट्रीज के लिए थी। इसमें कोई भी कंट्री नहीं थी, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी उनके लिए ये समिट थी। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था। इस इनविटेशन के बाद डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन वापस से रिज्यूम हो गया और दोनों देशों के लीडर्स के बीच वापस से एक दोस्ती देखी जाने लगी। और लास्ट मंथ हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, वो भी कनाडा गए थे, ओटावा गए थे, जहां पे डिस्कशन का फोकस खालिस्तान के इशू पे था और जो इंडिया के मैटर में फॉरेन इंटरफेरेंस है उसको लेके था। इस तरह की एंगेजमेंट आज से कुछ साल पहले सोची भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि हमारे कनाडा के साथ रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए थे। शायद चाइना और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा खराब रिलेशनशिप हमारे कनाडा के साथ ही थे। कि जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे वो अभी भी हैं, वो कहीं गए नहीं है, तो उसको साइड में रख के हम अपने रिश्ते क्यों ठीक कर रहे हैं? इसका रीजन है कि ग्लोबल चेंजेस जो हैं वो डिप्लोमेसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग यूनिलैटरल ट्रेड एक्शन, जो अमेरिका का ट्रेड को लेके एक तरफा एक्शन है, कई देशों पे टैरिफ लगाना, कई देशों को प्रेशराइज करना, जो प्रेशराइज नहीं होते उन पे अटैक करना। तो इसने हर देश को सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल देश पे पूरी तरह डिपेंडेंट होना ठीक है कि नहीं, कि वो जब चाहे हमें प्रेशराइज कर दे और इन्फ्लुएंस कर दे। इसके चलते अब जो अलग अलग कंट्रीज है वो अपनी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाइंग कर रही हैं, मतलब अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रही है, किसी एक बड़े देश पे नहीं डिपेंडेंट है। अपनी स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट बढ़ा रही है दूसरे देशों के साथ और साथ में नए पार्टनरशिप ट्राई कर रही हैं जो कि उन्होंने पहले ना ट्राई करे हो। ऐसे पार्टनरशिप का मतलब है ट्राई और अटेम्प्ट न्यू पार्टनरशिप। यहां ऐसे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब है ट्राई और अटेम्प्ट। अब कंट्रीज अपने पुराने अलायंसेस को छोड़ के नए पार्टनरशिप को सर्च कर रही हैं और एक्सप्लोर कर रही हैं। और यही सेम चीज जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था डावोस में, उसमें मार्क कार्नी ने अपनी स्पीच में बोला कि जो मिडिल पावर्स हैं उनको साथ में कॉर्पोरेशन बढ़ाना चाहिए, मतलब जो बहुत पावरफुल कंट्री नहीं है लेकिन एकदम गरीब भी नहीं है, उनको एक साथ आके और ज्यादा कॉर्पोरेट करना चाहिए। गोल क्या था कि जो ग्रेट पावर है उनकी डोमिनेंस को बैलेंस कर सके, जैसे यूएस हो गया। साथ में ही मल्टीलैटरिज्म यानी अलग अलग देशों के साथ एंगेजमेंट को मजबूती दी जा सके, ताकि कोई एक देश किसी भी चीज को लेके डोमिनेंस ना दिखा सके। उनका ये आइडिया जो है वो इंडिया के साथ भी रेजोनेट कर गया, मतलब इंडिया भी इस चीज से, इस थॉट से एग्री करता है और इसी पे फोकस करता है। और जो करंट ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो भी रियल पॉलिटिक्स के द्वारा ही शेप करी जा रही है। रियल पॉलिटिक्स मतलब प्रैग्मेटिक और इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हर देश सोच रहा है कि इस देश के साथ इस चीज पे डिपेंडेंट होना प्रैक्टिकल है कि नहीं, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है कि नहीं, ये उसके नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में है कि नहीं। ग्लोबल ऑर्डर को देखते हुए कंट्रीज अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी पे ही फोकस कर रही हैं। उन्हीं देशों को प्रायोरिटी दी जा रही है जिनके साथ डिप्लोमेसी प्रैक्टिकल हो, जो लॉन्ग टर्म में फायदे में हो, सस्टेनेबल हो। और कई स्टेट जिनके कई मुद्दों पे डिसएग्रीमेंट है वो भी एक साथ कॉर्पोरेट करने को तैयार हैं, जैसे इंडिया और कनाडा खुद हो गए। अभी जब से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे कनाडा के साथ रीसेट हुए हैं तब से कुछ की डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे CEPA में नेगोशिएशन रिज्यूम हो गया है। ये क्या है?
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक तरीके से ये ट्रेड एग्रीमेंट ही है जो गुड्स और ट्रेड को कवर करेगा, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को कवर करेगा। तो कनाडा के साथ अब हम बेहतर चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे ट्रेड पे और इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे। इस बार इसको लेके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे उस पे सहमति बन गई है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब ये जो नेगोशिएशन होगी इसका क्या स्कोप होगा और क्या स्ट्रक्चर होगा, उसकी गाइडलाइंस, क्योंकि इसके दौरान हम किसी भी मुद्दे पे उनसे बात नहीं कर सकते। अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए के लिए मिल रहे हैं तो हम उसी से रिलेटेड चीजों में बात करेंगे। इसीलिए जो स्कोप है और स्ट्रक्चर है नेगोशिएशन का वो डिसाइड कर लिया गया है। साथ में ही कनाडा से हमारी डील हुई है कि 10 साल तक वो भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा, जो कि भारत की न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी का पेट्रोल है। साथ में रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी पे कॉर्पोरेशन होगा और डिफेंस पे भी कॉर्पोरेशन होगा। लेकिन इंडिया और कनाडा का जो रिलेशनशिप है दिस इज मार्क्ड बाय डिकेड्स ऑफ बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब है बिटरनेस और होस्टिलिटी, मतलब काफी सालों से हमारे रिश्ते में काफी बिटरनेस है और काफी प्रॉब्लम है। और जो की इशू है, मेन रीजन है, वो खालिस्तान मूवमेंट है। क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट पंजाब को टारगेट करता है, एक अलग देश बनाने की बात करता है और इंडिया इसे एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखता है। ये रिलेशनशिप कोई आज के नहीं खराब हुए हैं, 2023 से ज्यादा ही खराब हो गए। लेकिन ये प्रॉब्लम 1970 से लगातार ट्रबल कर रही है। बेड डिविल्ड का मतलब परसिस्टेंट ट्रबल और डिफिकल्टी। इसकी वजह से हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब एक दूसरे पे हम विश्वास कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि कनाडा बहुत सालों से जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है उनको अपने देश में जगह देता है, इवन वहां से काम करने की भी इजाजत देता है। जब इंडिया रोकने के लिए कहता है तो रोकता भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करके, और लगातार खालिस्तानी एक्टिविस्ट वहां से इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करते ही रहते हैं। लेकिन साथ में ही ये एडिटोरियल बता रहा है कि इंडिया और कनाडा के बीच रिश्ते ठीक होना इतना आसान भी नहीं है जितना लग रहा है। क्योंकि जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहे थे तभी कैनेडियन मीडिया में रिपोर्ट्स आने लगी हरजीत सिंह निज्जर के केस को लेकर, और ये रिपोर्ट्स कनाडा के इंटेलिजेंस द्वारा ही शेयर या लीक करी गई थी। ये बात 2023 की है, पर जब प्राइम मिनिस्टर कनाडा के इंडिया आने लगे तो कनाडा के मीडिया में वापस से इस चीज की न्यूज आने लगी और जो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई थी उसको टेलीकास्ट करके वो दिखाने लगे। इससे कनाडा में फिर से एक चर्चा उठ गई कि कनाडा में फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ, यानी दूसरा देश कनाडा में कनाडा के नागरिकों को मार रहा है। जबकि वो हरजीत सिंह निज्जर ओरिजिनली इंडिया का ही था, पर अब वो कनाडा में रहता था और कनाडा की सिटीजनशिप ले रखी थी। और साथ में ये भी दिखाता है कि शायद इंडिया के साथ रिलेशन ठीक करने को लेके कनाडा में भी इंटरनल पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि इंटेलिजेंस भी ऐसे रिपोर्ट नहीं शेयर करता। तो इसको लेके इंटरनल टसल जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट में देखी जा सकती है। तो अभी जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करी, उसको लेके जो जॉइंट स्टेटमेंट आई उसमें उन्होंने सेंसिटिव इश्यूज को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया। स्कर्टेड अराउंड का मतलब है अवॉइड डायरेक्टली एड्रेसिंग। कौन कौन से सेंसिटिव इश्यूज को उन्होंने नहीं एड्रेस किया जॉइंट स्टेटमेंट में? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो कनाडा में रहते हैं, जो इंडिया के खिलाफ प्लान करते हैं, और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन क्या है? अ स्टेट टारगेटिंग और इंटिमिडेटिंग क्रिटिक्स आउटसाइड इट्स बॉर्डर। जैसे इंडिया ने आरोप है कि इंडिया ने हरजीत सिंह निज्जर को, जो दूसरे देश में रह रहा था और इंडिया के खिलाफ काम कर रहा था, उसे वहां पे मार दिया, अपने बॉर्डर के बाहर एक्शन लिया अपने क्रिटिक के खिलाफ। इसको कहते हैं ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। तो ये इशू अभी तो नहीं एड्रेस करे उन्होंने, शायद मीटिंग में डिस्कस करे हो, बट पब्लिक जो जॉइंट स्टेटमेंट दी उस पर नहीं मेंशन था इन इश्यूज के बारे में। तो इससे रिस्क क्या है? अगर अभी इस इशू के ऊपर नहीं डिस्कस किया है तो ये इशू फ्यूचर में फिर से इमर्ज हो सकते हैं। खत्म तो हुए नहीं, अवॉइड हुए हैं। खास तौर से फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी जो हरजीत सिंह निज्जर का केस है कनाडा में वो ट्रायल को जाएगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन को जाएगा, कोर्ट में जाएगा। इसके पॉसिबल क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? एक बार फिर से जब सारे सबूत रखे जाएंगे जो इंडिया के खिलाफ है कनाडा में, और उन सारे सबूतों की पब्लिक स्क्रूटनी होगी, इससे फिर से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी रिन्यू हो सकती है, फिर से टेंशन वापस से आ सकते हैं। अभी तो क्या है, बात 3 साल पुरानी हो गई है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, पर जब वही सारे सबूत फिर रखे जाएंगे, इससे डिप्लोमेटिक टेंशन जिनको ठीक करने के लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं वो फिर से वापस हो सकते हैं। अगर इंडिया और कनाडा को एक सस्टेनेबल पार्टनरशिप चाहिए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए बिना किसी ट्रबल के, तो एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन रिक्वायर्ड है, ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड है, और साथ में रिस्पेक्टफुल पब्लिक डिप्लोमेसी रिक्वायर्ड है। मतलब कि जैसे पिछली बार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पब्लिकली आके मीडिया में आके इंडिया की इतनी बुराई कैमरे के आगे कर दी कि इंडिया ने मरवाया और पब्लिक एलिगेशंस लगाए, इस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर कोई डिफरेंसेस है भी तो उसको मीडिया में या पब्लिक में नहीं आने देना चाहिए, इंटरनली अंदर ही अंदर अपनी मीटिंग्स में कॉम्प्रोमाइज करके एंगेज करके एक दूसरे के साथ सॉल्व कर लेना चाहिए। क्योंकि पब्लिक शोकेसिंग से
कई सारे देशों को उन प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है और फिर सोल्यूशन निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। तो आगे दोनों देशों को चाहिए कि वो सेंसिटिव इश्यूज को ओपनली एड्रेस करें, ऐसा नहीं कि अवॉइड करें, और लोगों को अपडेट भी दें कि उसके बारे में उन्होंने क्या सोचा। जो भी इंडिया के या कनाडा के सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसको बातचीत के थ्रू सॉल्व करें और वापस से धीरे धीरे म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करें। इस एडिटोरियल की जो की वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। पेनस्टेकिंग मतलब डन विद ग्रेट केयर और एफर्ट, जो हमारी कनाडा के साथ टाइज है उसको वापस से बड़ी मुश्किल से ठीक किया है। रप्चर्ड मतलब सीवियरली डैमेज। रैपोर्ट मतलब गुड फ्रेंडशिप। ऐसे मतलब अटेम्प्ट और ट्राई। रियल पॉलिटिक मतलब प्रैग्मेटिक पॉलिटिक बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, जो अब सारे देश कर रहे हैं। फ्रॉड मतलब फिल्ड विद टेंशन। मिसगिविंग मतलब डाउट। ये दोनों वर्ड चाइना के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं। एक्सॉर्ट मतलब स्ट्रांगली अर्ज। आउटरीच मतलब एफर्ट टू बिल्ड कॉपरेशन। टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने डिस्कस कर लिया है, नेगोशिएशन फ्रेमवर्क है। बैड ब्लड मतलब हॉस्टालिटी। बैड इविल्ड मतलब परसिस्टेंट ट्रबल। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन भी हमने डिस्कशन कर लिया है, टारगेटिंग क्रिटिक्स बियॉन्ड बॉर्डर। कम टू द फोर मतलब ये इशू नहीं डिस्कस करेगा अभी, तो ये बाद में फिर से विजिबल हो सकते हैं, प्रोमिनेंट हो सकते हैं।